एक बहुत बड़ी लोग गलतफहमी यहाँ पे लेके घूम रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 19 टॉपिक पढ़े और एक नहीं पढ़ा हो तो उसका प्रेशर आपको फील होता है, बिकॉज जनरली हम लोग सोचते हैं कि हमसे क्या नहीं हुआ इंस्टेड ऑफ क्या हो चुका है। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए मैं ये टिप देना चाहूंगा। Hello everyone, this is Sachin Rana from IIT Bombay here. Welcome to a very important video. ये वीडियो है फॉर ऑल द JEE Main 2022 एस्पिरेंट्स, जहाँ पे हम पूरे तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में किस सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है, कौन से चैप्टर्स कब करने हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एक रिवीजन के लिए प्रॉपर शेड्यूल चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कौन सी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, या पहली बार भी पढ़ना है या रिवाइज करना है, ताकि आपके पास एक बेनिफिशियल डाटा हो जाए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पूरा बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो, बिकॉज सीक्वेंस भी आपको यहाँ पे पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। GOC करना है, फिर पूरा हाइड्रोकार्बन करना है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हो जाएंगे उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ऑर्गेनिक में जनरली क्या होता है यार कि आपके पास जो टॉपिक्स हैं उनको आप सीक्वेंशियली करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो पहले इनको करो, फिर बाद में जाके जो हैलो एल्कीन्स, हैलोवरीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, उन सबको आप कंप्लीट कर सकते हो इसी सीक्वेंस में। सेकंड हमारे पास बनता है IOC। वहां पे सीक्वेंस हमारे पास रहेगी पीरियोडिक के बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन, देन मेटलर्जी। अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये हमारे पास पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, जो आपको पता भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साथ में केमिकल बॉन्डिंग उसी का भाई बनता है इंपॉर्टेंस में। उसके बाद फिर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हो वैसे कंप्लीट करना। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूँ कि जब भी आप रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करने जाते हो तो पहले 12th वाले टॉपिक्स किया करो, फिर 11th वाले किया करो, बिकॉज 12th वालों का ज्यादा वेटेज रहता है JEE के टाइम पे। अगर हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो वहां पे आपको केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री करना है। फिर आप जा सकते हो लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के ऊपर, फिर आप जा सकते हो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। उसके बाद फिर आप रिमेनिंग टॉपिक्स कर लीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी भी आती है तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसको ट्राई करो उसका एसेंस लेने का। एक बहुत बड़ी लोग गलतफहमी यहाँ पे लेके घूम रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 19 टॉपिक पढ़े और एक नहीं पढ़ा हो तो उसका प्रेशर आपको फील होता है, बिकॉज जनरली हम लोग सोचते हैं कि हमसे क्या नहीं हुआ इंस्टेड ऑफ क्या हो चुका है। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए मैं ये टिप देना चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा हो उसके एटलीस्ट PYQs कर लो, देख देख के कर लो, एटलीस्ट सीखो कि आ क्या रहा है उस प्रॉपर चैप्टर से, ताकि आपको फील आ जाए, एक फ्लेवर आ जाए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का कि हो क्या रहा है उस टॉपिक के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास बनता है मैथ्स। मैथ्स में आपको करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक, फिर जाना है सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, फिर जाना है बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, PNC वाले टॉपिक्स के ऊपर, फिर जाना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन आपको जाना है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इसके मैं ऊपर मैं बताना चाहूँ कि कैलकुलस में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो खुद में एक बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। बिकॉज इनडेफिनेट में क्या होता है कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया और आंसर आ जाता है, तो जनरली उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डेफिनेट के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज डेफिनेट से फिर आपके दो और रास्ते खुल जाते हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो यूनिट वाइज अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, देन फिर आपका कैलकुलस आता है, देन फिर आपका कोनिक्स आता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, फिर वेक्टर 3D आता है। तो अगर आपको पूरा सिलेबस करना हो तो इस मुताबिक आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, जो भी हमारे पास यूनिट्स बन के आते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको चैप्टर्स भी बताया जा रहे हैं, यूनिट्स वाइज भी बताया जा रहा है, ताकि जिसकी और अच्छी प्रिपरेशन हो वो डायरेक्टली यूनिट्स पे फोकस कर सके। फिर हमारे पास बनता है फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है और फिजिक्स में भी आप लोगों की वो हेल्प करता है, इसलिए आपको मॉडर्न के ऊपर ढंग से फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद कैपेसिटर्स के ऊपर, कैपेसिटर्स के बाद हम जाएंगे हीट ट्रांसफर के ऊपर, हीट ट्रांसफर के बाद हम जाएंगे EM वेव्स के ऊपर, EM वेव्स के बाद हम जाना चाहेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के ऊपर। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स थोड़े से लंबे टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस इनसे बहुत आते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे बिटसैट जब मैंने दिया था तो बिटसैट के टाइम पे यार मुझे, मतलब बिटसैट एंड JEE दोनों के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। लेकिन जो इजी एग्जाम्स होते हैं जैसे बिटसैट है, और या पिछले साल का जो मेंस भी कुछ पेपर्स हमारे पास थे,
वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं किसी भी टॉपिक के। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किस्मत खराब हो सकती है, तो एक टॉपिक में से फॉर एग्जांपल वेव ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में और आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो सकती है, जो पिछले साल बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी होगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक आपने नहीं किया है ना, उसका एटलीस्ट एक बार फ्लेवर ले लो। फ्लेवर लेने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसके एटलीस्ट PYQs कर लो अगर आप टॉपिक छोड़ने के भी सोच रहे हो। अगर टाइम मिल जाए तो बेसिक लेवल 1 शॉट देख के मेंस लेवल का साथ में PYQs निपटा लीजिए 21, 20 एंड 19 के। ये 3 साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम द PYQs पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरे आपके पास इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रहेगा। फिर बात आती है कि यार सब समझ आ गया, अब टेस्ट कहाँ से दें? तो टेस्ट देने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फ्री रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। ये टेस्ट होने वाला है February 13 को। ये एवरी संडे हेल्ड किया जाता है। 2 to 5 PM फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर टू यूज द रेफरल कोड सचिन राणा IITB ताकि आपके पास एक फ्री इनरोलमेंट आप लोगों को वहां पे मिल जाए। एंड इससे क्या होता है कि हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और आपको फ्री का तो टेस्ट मिल ही रहा है, तो आपके लिए पूरा विन विन सिचुएशन हो जाती है। आपको बता देते हैं ये पर्सनली जो टेस्ट बनाए गए हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए ताकि बिल्कुल रेलिवेंट लेवल रहे जो भी जेईई मेंस का होता है। साथ में आपको प्रॉपर तरीके से 3 घंटे होने के टेस्ट होने के बाद एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिलता है कि इस क्वेश्चन के इस कंसेप्ट में मेरे भाई आपने गलती की है, इस सब्जेक्ट में उसको रिवाइज करो जाके, आपकी क्या परसेंटाइल आई है आउट ऑफ द गिवन स्टूडेंट जो उस एग्जाम को दे रहे हैं। एंड साथ में आप लोगों को स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो टेस्ट का टेस्ट भी हो रहा है, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर टू इनरोल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। संडे February 13 को आपके पास एग्जाम है, आ जाइए। एक नॉन प्लस आईडी से न्यू आईडी बना के आना जो प्लस की ना हो, ताकि आपको पूरे बेनिफिट्स मिल सके जो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। रेफरल कोड या फ्री कोड, बेसिकली नॉट रेफरल कोड, वो आपके पास इन्विटेशन कोड बन के आ जाएगा सचिन राणा IITB। आ जाइए संडे को 4D और मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसकी सीक्वेंस डिस्कस की है। तो प्लीज मेक श्योर यार वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है कि 21 के पेपर उठाओ, 20 के उठाओ, 19 के उठाओ, प्रॉपर तरीके से डिराइव करो कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट वट एवर यू वांट द नेक्स्ट वीडियो टू बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।